मेरी बेटी की सर्जरी के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने शहर की सबसे बड़ी सीईओ इज़ाबेला स्टर्लिंग को किडनैप कर लिया। मेरा हाथ कांप रहा था जब मैंने उसके बाप रिचर्ड स्टर्लिंग को कॉल लगाया। मैंने अपनी आवाज़ भारी की और बोला, तुम्हारी बेटी मेरे पास है, $5 मिलियन तैयार रखो। फोन पर 3 सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर वहां से एक ठंडी हंसी आई। सिर्फ 5 मिलियन? क्या मेरी बेटी की कीमत बस इतनी है? एक काम करो, उसे मार दो। मेरा पैसा और मुसीबत दोनों बच जाएंगे। बीप बीप बीप। कॉल कट गया। मैं सुन रह गया। मैंने उस सस्ते बर्नर फोन को घूरा, फिर उस औरत को देखा जो रस्सी से कुर्सी पर बंधी हुई थी। इज़ाबेला ने एक आईब्रो उठाई। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। सुन लिया तुमने? उसने ठंडे लहजे में कहा। मेरे बाप ने कहा, गेट लॉस्ट। मेरा दिमाग घूम गया। स्क्रिप्ट ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। फिल्मों में तो बाप रोता है, पैसे देने को तैयार होता है, लेकिन यहां? तभी मेरी छोटी सी बेटी लिली अपना तकिया पकड़े हुए भाग कर आई। उसकी आवाज में मासूमियत थी। डैडी, क्या ये सुंदर आंटी हमारे साथ खेलने आई हैं? मेरा सर चकरा गया। एक तरफ किडनैपिंग का फेल होना, दूसरी तरफ मेरी बीमार बेटी। अब मैं क्या करूंगा? इज़ाबेला की आंखों में डर नहीं, बल्कि मजाक था। तुमने गलत इंसान को कॉल किया, उसने कहा। तुम्हें लगता है मेरे बाप को मेरी परवाह है? मैंने लिली को गोद में उठाया और अंदर रूम में ले गया। बेटा, आंटी थक गई हैं, उन्हें सोने दो। जब मैं वापस आया, इज़ाबेला मुझे घूर रही थी। तुम्हारा लोकेशन सिलेक्शन बकवास है। ये टूटा फूटा कैबिन हवा से हिल रहा है और बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं। कोई भी तुम्हें पकड़ लेगा। मैं चिढ़ गया। चुप रहो। और ये रस्सी? उसने अपने हाथ हिलाए। तुमने गांठ भी ठीक से नहीं बांधी। मैं चाहूं तो 5 मिनट में खोल लूं। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। एक हॉस्टेज अपने ही किडनैपर की बेइज्जती कर रही थी। और सबसे बड़ी बात, इज़ाबेला ने मेरी आंखों में देखा। तुमने बैकग्राउंड चेक नहीं किया? रिचर्ड स्टर्लिंग किसी को पैसे नहीं देता, वो सिर्फ प्रॉफिट्स देखता है। तुम्हारा प्लान फेल हो चुका है, ईथन। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि तभी लिली अंदर से खांसती हुई आई। उसकी खांसी रुक नहीं रही थी। उसका चेहरा नीला पड़ रहा था। मेरा गुस्सा तुरंत डर में बदल गया। मैंने रस्सी और पैसों के बारे में सोचना छोड़ दिया और लिली के पास भागा। लिली, क्या हुआ? सांस नहीं आ रही? मैं अपनी बेटी को हेल्पलेस होकर देख रहा था। तभी मैंने नोटिस किया कि इज़ाबेला का एक्सप्रेशन बदल गया। उसकी आंखों से वो ठंडा मजाक गायब हो गया और उसकी जगह कुछ और आ गया। शायद तरस। अगले दिन सूरज निकल आया, लेकिन मैंने एक पल भी आराम नहीं किया था। इज़ाबेला अब मेरे लिए हॉस्टेज कम और मुसीबत ज्यादा बन गई थी। अगर उसे छोड़ दिया तो पैसे कहाँ से आएंगे? अगर रखा तो उसका बाप पुलिस भेज देगा। मैंने उसे सूखा टोस्ट और फीकी सूप दी। खाओ, मैंने कहा। उसने सूप को ऐसे देखा जैसे जहर हो। नमक और काली मिर्च ले आओ, या तुम चाहते हो मैं बेस्वाद खाने से मर जाऊं? मैं गुस्से में किचन गया और नमक ले आया। दोपहर को लिली अपनी पुरानी स्टोरी बुक लेकर इज़ाबेला के पास बैठ गई। मुझे लगा इज़ाबेला उसे भगा देगी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो लिली को पढ़ाने लगी। इस वर्ड को स्काई कहते हैं और इसे अर्थ। उसकी आवाज अब ठंडी नहीं थी। मैं दरवाजे पर खड़े होकर देख रहा था। एक किडनैपर, एक हॉस्टेज और एक बीमार बच्ची। ये कैसा अजीब परिवार बन गया था। शाम को जब मैं किचन में कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था, इज़ाबेला ने मुझे घूरा। हटो वहां से, तुम किचन जला दोगे। मैंने उसके हाथ खोल दिए, पैर अभी भी बंधे थे। वो किचन में गई और बड़े कॉन्फिडेंस से कुकिंग शुरू की, लेकिन अगले ही क्षण धाम, पैन में आग लग गई। इज़ाबेला के चेहरे पर कालिख लग गई। हम दोनों ने मिलकर आग बुझाई। लिली ताली बजाने लगी। डैडी और आंटी ड्रैगन गेम खेल रहे हैं। पहली बार हम दोनों एक दूसरे को देखकर हंसे। माहौल बदल रहा था। रात के 3 बजे एक दर्दनाक आवाज ने मुझे जगा दिया। लिली। मैं भागकर उसके कमरे में गया। लिली बेड पर थी। उसका शरीर अकड़ रहा था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। लिली, आंखें खोलो। मैं डर से कांप रहा था। डॉक्टर ने कहा था अगर एक्यूट अटैक आया तो वो बच नहीं पाएगी। ईथन, पीछे से इज़ाबेला चिल्लाईं। घबराओ मत, मेरी बात सुनो। मैं लिली को लेकर बाहर आया। इज़ाबेला रस्सी से बंधी हुई थी, लेकिन उसका दिमाग अभी भी सीईओ वाला था, शार्प और फास्ट। मुझे खोलो, अभी, उसने ऑर्डर दिया। लेकिन तुम भाग जाओगी। क्या तुम अपनी बेटी को मरता हुआ देखना चाहते हो? वो चिल्लाई। मैंने तुरंत रस्सी काट दी। इज़ाबेला ने कंट्रोल ले लिया। उसे सीधा लिटाओ, तकिया लगाओ। दवाई कहाँ है? मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि मैं दवाई की बोतल नहीं खोल पा रहा था। इज़ाबेला ने बोतल छीनी, गोली निकाली और लिली की जीभ के नीचे रखी। लिली, ब्रीथ विद मी, इन आउट। वो लिली के कान में धीरे धीरे बोलने लगी, उसकी छाती को रब करते हुए। 15 मिनट बाद लिली की सांसें नॉर्मल हो गईं। वो सो गई। मैं जमीन पर गिर गया, पसीने से तरबतर। इज़ाबेला भी थककर वहीं बैठ गई। मैंने कॉलेज में इमरजेंसी मेडिकल सीखा था।
उसने धीरे से कहा। मेरी माँ को भी हार्ट प्रॉब्लम थी। उस रात किडनैपर और हॉस्टेज के बीच की दीवार टूट गई। सुबह होते ही इजाबेला ने कहा, मेरा बाप पुलिस को नहीं बुलाएगा। मैं हैरान था। क्यों? क्योंकि पुलिस आई तो स्टॉक मार्केट गिर जाएगा, वो अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करेगा। इजाबेला ने मेरी आंखों में देखा। वो क्लीनर्स भेजेगा सबूत मिटाने के लिए, जिसमें मैं भी शामिल हूं और तुम भी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या उसका बाप अपनी ही बेटी को मरवा देगा? तभी बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। मैंने खिड़की से देखा, एक काली वैन बिना नंबर प्लेट के हमारे कैबिन की तरफ आ रही थी। उसमें से काले कपड़ों में कुछ गुंडे निकले। वो आ गए। इजाबेला ने कहा, लिली को उठाओ, हमें जंगल के रास्ते भागना होगा। हम पीछे के दरवाजे से निकले ही थे कि सामने वाले दरवाजे पर धाम से लात पड़ी। हम झाड़ियों में छुपे थे जब मैंने उन गुंडों की बात सुनी। एक गुंडा फोन पर बोल रहा था, हाँ बॉस, लड़की नहीं मिली, पर फिक्र मत करो, रिचर्ड सर ने कहा है नो विटनेसेस। लड़की मिले या ना मिले, किडनैपर और बच्ची को मार देना। रिचर्ड स्टर्लिंग ने रेस्क्यू टीम नहीं, हिटमैन भेजे थे। मेरा खून जम गया। इजाबेला का चेहरा पत्थर जैसा हो गया था। उसने मेरा फोन लिया और कुछ टाइप किया। मैंने उनका फोन हैक कर लिया है। उसने कहा, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें साथ काम करना होगा। रात हो चुकी थी और जंगल में वो लोग टॉर्च लेकर हमें ढूंढ रहे थे। हम एक पहाड़ी के किनारे फंस गए थे। मेरे पास एक प्लान है इजाबेला, उसने कहा। नीचे गांव में ओल्ड मैन हेमलॉक के पास बहुत सारे गुस्से वाले गीज यानी हंस हैं। तुम उन्हें खोल दो। गीज? मैं पागल हो गया था। मौत सामने खड़ी है और ये हंस की बात कर रही है। ट्रस्ट मी, उसने कहा। मैंने वैसे ही किया। मैंने गीज का पिन खोला और उन्हें गुंडों की तरफ भगा दिया। हॉन्ग हॉन्ग! जंगल में चीख पुकार मच गई। वो गुंडे जो हमें मारने आए थे अब पागल हंसों से डरकर भाग रहे थे। इजाबेला और मैं एक पत्थर के पीछे छुपे हुए हंसने लगे। पहली बार मैंने इजाबेला को खुलकर हंसते हुए देखा। उस आग और डर के बीच वो हंसी दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज थी। डैडी, क्या हम गेम खेल रहे हैं? हाँ बेटा, मैंने कहा। लेकिन तभी गुंडों के लीडर की आवाज आई, जंगल को आग लगा दो, देखते हैं चूहे कैसे बाहर नहीं आते। धुआं उठने लगा। आग तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही थी। खेल खत्म हो चुका था। आग चारों तरफ फैल गई थी। धुआं हमारी आंखों में चुभ रहा था। हम तीनों एक गुफा जैसी जगह में फंस गए थे। मुझे लगा आज हम मरेंगे। मैंने इजाबेला को देखा। आई एम सॉरी, मैंने रोते हुए कहा। मुझे तुम्हें किडनैप नहीं करना चाहिए था। इजाबेला ने खांसते हुए पूछा, तुमने क्यों किया ये सब? लिली के लिए। मैंने सच बोल दिया। उसकी सर्जरी के लिए 5 लाख रुपए चाहिए थे। मैंने सब कुछ बेच दिया। 16 घंटे काम किया लेकिन पैसे नहीं जुटा पाया। मैं एक बुरा इंसान नहीं हूं इजाबेला, मैं बस एक मजबूर बाप हूं। इजाबेला ने कुछ नहीं कहा। उसने अपना महंगा कोट उतारा, उसे पानी से गीला किया और लिली के मुंह पर रखा ताकि वो धुएं से बच सके। तुम इडियट हो, लेकिन तुम बुरे इंसान नहीं हो। मेरे बाप ने मुझे सिखाया था, नेवर गिव अप। उसने दीवार की तरफ इशारा किया जहां से थोड़ी हवा आ रही थी। वहां से रास्ता है, तोड़े से। हम दोनों ने मिलकर पत्थर से उस दीवार को तोड़ा। मेरे हाथ खून से भर गए थे। इजाबेला के नाखून टूट गए थे, लेकिन हम नहीं रुके। आखिरकार एक रास्ता खुला और हम दूसरी तरफ गिर पड़े। हम जिंदा थे, लेकिन गंदे और थके हुए। इजाबेला ने मेरा फोन लिया और 911 को कॉल किया। इमरजेंसी मेडिकल टीम भेजो, एक 5 साल की बच्ची क्रिटिकल है। फोन कटने के बाद उसने अपने पर्सनल डॉक्टर को कॉल किया। प्रोफेसर, सर्जरी रूम तैयार करो, मैं आ रही हूं। तभी आसमान में एक हेलीकॉप्टर की आवाज आई। रिचर्ड स्टर्लिंग के रियल प्रोफेशनल्स हमें लेने आ गए थे। काले सूट में 10 आदमी हमारे सामने खड़े थे। मिस स्टर्लिंग, चेयरमैन ने हमें भेजा है, लीडर ने कहा। मैं डर गया। इजाबेला मेरे सामने खड़ी हो गई, एक शेरनी की तरह। रास्ते से हटो, वो चिल्लाई। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी पूरी कंपनी जला दूंगी। मेरी बेटी? ये शब्द सुनकर मैं और वो गार्ड सुन्न रह गए। इजाबेला ने लिली को मेरी गोद से लिया और हेलीकॉप्टर में चढ़ गई। मैं बस उसके पीछे चला। हॉस्पिटल पहुंचते ही लिली को सर्जरी रूम में ले जाया गया। इजाबेला ने अपने पावर से सारे रूल्स तोड़ दिए। बाहर वेटिंग रूम में रिचर्ड स्टर्लिंग अपने लॉयर्स के साथ आया। वो गुस्से में लाल था। इजाबेला, तुमने मेरी नाक कटवा दी। इस किडनैपर के साथ मिलकर तुम। इजाबेला घूम गई। उसकी आवाज बर्फ से भी ठंडी थी। शट अप रिचर्ड। पूरा हॉस्पिटल शांत हो गया। इसका नाम ईथन है, ये लिली का बाप है, और आज से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। क्या? रिचर्ड कांपने लगा। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारे शेयर्स छोड़ती हूँ। मैं आज ही एक नई फाउंडेशन शुरू कर रही हूँ, लिलीज होप। और हाँ, अगर तुमने ईथन को छुआ भी तो मैं वो सारे सबूत लीक कर दूंगी कि तुमने मुझे मरवाने के लिए जंगल में आग लगवाई थी। रिचर्ड बिना कुछ बोले वहां से चला गया, हार कर। तभी डॉक्टर बाहर आए। सर्जरी सक्सेसफुल रही, लिली खतरे से बाहर है। मैं वहीं जमीन पर गिरकर रोने लगा। कुछ महीने बाद सब कुछ बदल गया था। मैं अब जेल में नहीं था,
इजाबेला ने पुलिस को बताया कि ये किडनैपिंग नहीं, एक सोशल एक्सपेरिमेंट था। केस बंद हो गया। मैं अब लिलीज होप फाउंडेशन का मैनेजर बन गया था। लिली पूरी तरह से ठीक थी और स्कूल जाने लगी थी। एक शाम में इजाबेला के फार्म हाउस पर था। लिली सनफ्लावर्स के बीच भाग रही थी। इजाबेला उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वो अब महंगे सूट नहीं, सिंपल ड्रेस पहनती थी। डिनर के लिए रुकोगे? इजाबेला ने पूछा। हाँ, मैंने कहा। लिली भागकर आई और इजाबेला को गले लगा लिया। आंटी, क्या आप मेरी नई मम्मी बनोगी? मैं शर्म से लाल हो गया। इजाबेला भी ब्लश करने लगी। उसने लिली को गोद में उठाया और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। अगर डैडी को मंजूर हो तो क्यों नहीं? मैंने इजाबेला का हाथ थामा। किडनैपिंग से शुरू हुई ये कहानी एक खूबसूरत परिवार पर खत्म हुई। एक्स्ट्रा पार्ट, द रिवेंज ऑफ द स्टर्लिंग फैमिली। जिंदगी परफेक्ट चल रही थी। मैं, इजाबेला और लिली एक खुशहाल परिवार बन चुके थे, लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि तूफान अभी खत्म नहीं हुआ है। एक रात हम डिनर कर रहे थे जब इजाबेला का फोन बजा। अननोन नंबर। उसने फोन उठाया और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। हेलो माय डियर डॉटर। उधर से रिचर्ड स्टर्लिंग, इजाबेला का बाप की आवाज आई। तुम्हें क्या लगा तुम मेरे बिलियंस लेकर भाग जाओगी और मैं चुप बैठूंगा? मैंने तुम्हारा पैसा छोड़ दिया है रिचर्ड, इजाबेला ने गुस्से में कहा। पैसा छोड़ दिया पर मेरी नाक कटवा दी, रिचर्ड ने जहरीली आवाज में कहा। कल सुबह न्यूज देखना, लिलीज होप फाउंडेशन का आखिरी दिन होगा। फोन कट गया। इजाबेला घबरा गई। ईथन, वो कुछ बड़ा करने वाला है। हमारी खुशी को किसी की नजर लग गई थी। अगली सुबह टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। स्कैंडल, मशहूर सीईओ इजाबेला स्टर्लिंग ने अपने ही किडनैपर के साथ अफेयर शुरू किया। क्या लिलीज होप फाउंडेशन एक फ्रॉड है? रिचर्ड ने मीडिया को खरीद लिया था। हर चैनल पर मेरी फोटो थी, द किडनैपर। लोग फाउंडेशन के बाहर प्रोटेस्ट करने आ गए। चोर, धोखेबाज के नारे लग रहे थे। इजाबेला रोने लगी। ये सब मेरी वजह से हो रहा है, वो फाउंडेशन बंद करवा देगा। मैंने उसका हाथ थामा। इजाबेला, हमने आग का सामना किया था, ये तो बस न्यूज़ है, हम डरेंगे नहीं। लेकिन असली खतरा मीडिया नहीं था। असली खतरा तब आया जब चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज वाले हमारे दरवाजे पर आ गए। मिस्टर ईथन, हमें कंप्लेन मिली है कि आप एक क्रिमिनल हैं, हम लिली को अपनी कस्टडी में ले रहे हैं। नहीं, तो मेरी बेटी को नहीं ले जा सकते, मैं चिल्लाया, ऑफिसर्स का रास्ता रोकते हुए। हटिए वरना अरेस्ट कर लेंगे, ऑफिसर ने कहा। लिली डरकर चीख रही थी। डैडी, कैट मॉम, मुझे मत ले जाओ। इजाबेला आगे आई। मैं इजाबेला स्टर्लिंग हूं, मेरे लॉयर्स अभी आ रहे हैं। सॉरी मैम, ये कोर्ट ऑर्डर है। ऑफिसर ने लिली को जबरदस्ती कार में बिठा दिया। मेरी आंखों के सामने मेरी बच्ची को ले गए। मैं सड़क पर गिर गया, गुस्से और दुख से पागल हो रहा था। ये रिचर्ड का सबसे गंदा वार था। उसने मेरी कमजोरी पर हमला किया था। इजाबेला ने मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में वही आग थी जो जंगल में थी। ईथन, उठो, आज हम डिफेंस नहीं खेलेंगे, आज हम अटैक करेंगे। रिचर्ड ने आज अपनी मौत को बुलाया है। हम रिचर्ड के ऑफिस गए, लेकिन गार्ड्स ने हमें रोक लिया। हमारे पास कोई सबूत नहीं था कि रिचर्ड ने आर्सन यानी आग लगाना किया था या सीपीएस को ब्राइब किया था। तभी इजाबेला को याद आया, जंगल में जब उसने गुंडों से बात की थी, मैंने कॉल रिकॉर्ड नहीं किया था। लेकिन क्या? लेकिन उस गुंडे के फोन का जीपीएस डेटा क्लाउड पर सिंक होता है। अगर हम उस गुंडे को ढूंढ लें जो जंगल में था, तो हमें रिचर्ड के खिलाफ गवाही मिल सकती है। वो गुंडा वही था जिसने हमें गीज यानी हंसों के साथ देखा था। हमने पुराने कॉन्टैक्ट्स यूज करके पता लगाया। वो गुंडा अभी शहर के एक बार में था। मैं जाऊंगा, मैंने कहा। कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते वक्त मैंने लड़ना सीखा है। नहीं ईथन, हम साथ जाएंगे, इजाबेला ने कहा। वो गिर गया। इजाबेला ने उसका फोन छीन लिया और रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। बोलो, रिचर्ड ने क्या ऑर्डर दिया था? डर के मारे गुंडे ने सब उगल दिया। रिचर्ड ने कहा था कि लड़की को किडनैप करके मारना है ताकि इंश्योरेंस का पैसा मिले, और उसने ही सीपीएस को पैसे दिए हैं ताकि तुम्हारी बेटी छीन सके। हमें सबूत मिल गया था। इजाबेला, चलो, अब रिचर्ड खत्म। अगले दिन स्टर्लिंग ग्लोबल की एनुअल जनरल मीटिंग थी। रिचर्ड स्टेज पर खड़ा होकर अपनी महानता की भाषण दे रहा था। मीडिया और शेयर होल्डर्स सब वहां थे। मेरी बेटी एक क्रिमिनल के साथ भाग गई, लेकिन मैं कंपनी को बचाऊंगा, रिचर्ड बोल रहा था। धाम। मीटिंग हॉल के दरवाजे खुले। मैं और इजाबेला अंदर आए। झूठ बोलना बंद करो डैड, इजाबेला की आवाज पूरे हॉल में गूंजी। सिक्योरिटी, इन्हें बाहर फेंको, रिचर्ड चिल्लाया। रुको, इजाबेला ने माइक छीन लिया। आज मैं सबको रिचर्ड स्टर्लिंग का असली चेहरा दिखाऊंगी। उसने बड़ी स्क्रीन पर वो वीडियो प्ले कर दिया जो हमने रिकॉर्ड किया था। गुंडे का कन्फेशन, रिचर्ड के ब्राइब्स के डॉक्यूमेंट्स और जंगल में आग लगाने का ऑर्डर। पूरा हॉल सन्नाटे में चला गया। शेयर होल्डर्स हैरानी से देख रहे थे। रिचर्ड का चेहरा सफेद पड़ गया। ये फेक है, ये एआई जनरेटेड है। रिचर्ड बचने की कोशिश कर रहा था।
और रियली? इजाबेला ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। पुलिस कमिश्नर अपनी टीम के साथ अंदर आए। मिस्टर स्टर्लिंग, आप पर अटेम्प्ट टू मर्डर, ब्राइबरी और आर्सन के चार्जेस हैं। आप अरेस्ट किए जाते हैं। जब पुलिस रिचर्ड को हथकड़ी लगा रही थी, उसने इजाबेला को घूरा। तुम मेरे बाप हो, तुमने मुझे धोखा दिया। इजाबेला उसके पास गई और धीरे से बोली, तुम बाप नहीं, एक बिजनेसमैन थे, और आज तुम्हारा बिजनेस बंद हो गया। रिचर्ड को मीडिया के सामने घसीट कर ले जाया गया। स्टर्लिंग एम्पायर का राजा गिर चुका था। इजाबेला स्टेज पर गिर गई, थक कर। मैंने उसे संभाला। हम जीत गए इजाबेला। रिचर्ड के अरेस्ट होते ही सीपीएस का ऑर्डर कैंसिल हो गया। मैं और इजाबेला सीधा कस्टडी सेंटर गए। जब दरवाजा खुला तो लिली वहां कोने में बैठी रो रही थी। लिली, डैडी, कैट मॉम। वो भाग कर आई और हम दोनों से लिपट गई। हम तीनों वहीं जमीन पर बैठकर रोए। उस रात हमें एहसास हुआ कि पैसा और पावर कुछ नहीं होता, असली ताकत परिवार होता है। हम घर वापस आए। इजाबेला ने कहा, अब मुझे स्टर्लिंग नाम नहीं चाहिए, मुझे नई शुरुआत करनी है। मैंने उसका हाथ पकड़ा। तो चलो नई शुरुआत करते हैं। 1 महीने बाद हम वापस उसी सनफ्लावर फील्ड में गए जहां सब शुरू हुआ था। सूरज ढल रहा था। लिली फूलों के साथ खेल रही थी। मैं अपनी जेब में हाथ डाले घबरा रहा था। मैंने अपनी सारी सेविंग्स जोड़कर एक सिंपल सी रिंग ली थी। इजाबेला की हीरों के सामने ये कुछ भी नहीं थी। इजाबेला, मैंने उसे पुकारा। वो मुड़ी। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर थी। मैं घुटनों पर बैठ गया। मैं अमीर नहीं हूं, मैं शायद दुनिया का सबसे अच्छा आदमी भी नहीं हूं, लेकिन मैं तुमसे और लिली से सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। क्या तुम हमेशा के लिए हमारी बनोगी? इजाबेला की आंखों में आंसू आ गए। वो आइस क्वीन सीईओ, जिसे दुनिया पत्थर दिल कहती थी, आज खुशी से रो रही थी। यस ईथन, यस। उसने मुझे गले लगा लिया। लिली भी भाग कर आई और हम तीनों का ग्रुप हग हो गया। शादी सिंपल थी, उसी फार्म हाउस पर। कोई मीडिया नहीं, कोई कैमराज नहीं, सिर्फ हम और कुछ करीबी लोग। इजाबेला ने वाइट गाउन पहना था। वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। जब वो आई, मेरी सांसें रुक गई। पंडित ने हमें वचन दिलाए। जब मैंने इजाबेला को किस किया तो वहां मौजूद हर इंसान ताली बजा रहा था। रिचर्ड जेल में था। कंपनी अब इजाबेला, जो अब इजाबेला गार्सिया बन चुकी थी, चला रही थी, लेकिन एक नए तरीके से, ईमानदारी और प्यार से। लिली अब हेल्दी थी और हमारे पास एक छोटा सा परफेक्ट परिवार था। एक किडनैपर और एक हॉस्टेस की कहानी ऐसी होगी, किसने सोचा था? मैंने इजाबेला का हाथ पकड़ा और आसमान की तरफ देखा। थैंक यू, मैंने मन ही मन कहा।